लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती का फैसला था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और जब निकाय चुनाव में अकेले उतरी तो वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा। हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसी वजह साफ नजर आ रहा है कि मायावती अब जमीनी स्तर पर रणनीति बना रहे हैं, जो कि जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार तो नहीं किया, लेकिन अब जनता के लिए और लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रही है और साथ ही साथ यहां पर कुछ बड़े संकेत देती नजर आ रही है प्रधानमंत्री पद को लेकर। दरअसल आप सभी को बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कई सवाल खड़े हैं। नीतीश कुमार तो खूब लगे पड़े, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि विपक्ष एक साथ आ जाए। विपक्ष में कौन कौन बड़ा चेहरा ये भी जान लीजिए, जिसमें नीतीश कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, साथ ही साथ ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, झारखंड से हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र से उद्धव और शरद, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई और राज्य के अलग अलग विपक्षी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां के तौर पर जानी जाती है, वो सभी दल विपक्ष में एकजुट हो जाए और एक सीट के बदले एक सीट पर ही चुनाव लड़ा जाए। यानी कि अगर सामने से बीजेपी या एनडीए का कोई कैंडिडेट समर्थन से चुनाव लड़ रहा है तो उसके खिलाफ विपक्षी दल का सिर्फ एक ही कैंडिडेट होना चाहिए, दूसरा नहीं। मान लीजिए कि आजमगढ़ एक सीट है या फिर मान लीजिए मैनपुरी एक सीट है, अगर वहां से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के रूप में रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ अखिलेश का ही कैंडिडेट आगे होना चाहिए, कांग्रेस, बसपा और तमाम विपक्षी दलों का नहीं। एक के बदले एक रणनीति रहेगी तो शायद चुनाव लड़ना और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना विपक्षी दलों के लिए आसान हो जाए, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए आसान हो जाए। लेकिन उस एक कैंडिडेट का, विपक्ष के कैंडिडेट का समर्थन सभी पार्टियों को करना होगा बिना किसी निस्वार्थ के, तभी हम सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, वरना नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पहले भी किया जा चुका है भारत की राजनीति में। लेकिन मायावती की रणनीति की अब बात करें तो मायावती ने हार के बाद बौखलाहट से ये बात साफ कह दी, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो कि पहले बात की जा रही थी कि मायावती सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियों की जांच की वजह से बीजेपी पर निशाना नहीं साध रही, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर खुलकर निशाना साधा वो चौंकाने वाला है। आपको बताएं कि मायावती ने एक बड़ी बैठक करी राजधानी लखनऊ में सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ। मायावती कड़े लहजे में कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यानी उनका यह कहना है कि वोट हमें मिलता है और राज तुम्हारी पार्टी कर रही है। मायावती ने निकाय चुनाव की जिलेवार समीक्षा की और फीडबैक लिया और कहा कि चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने साम, दाम, दंड, भेद जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई की, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर यह भी बड़ी बात रखी कि राज्य कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। कहा कि अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चलाया जाए। बसपा मुखिया ने कहा कि ये लोकतंत्र एवं भविष्य के लिए बेहद दुखद है, इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता देगी। निकाय चुनाव में लोगों की आपसी गुटबाजी, रंजिश, मनमुटाव तथा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाने आदि के कारण हालात थोड़े दिन अलग जरूर रहते हैं। इसे आगे ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी यही बयान है कि सरकारी मशीनरी का और प्रशासन का दम से यहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत के बाद क्या वहां पर सवाल नहीं खड़ा होता कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग वहां पर भी हुआ है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सरकार तो वहां पर पहले बीजेपी की थी जो 2019 में जोड़ तोड़कर बनी थी, लेकिन कर्नाटक में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों नहीं हुआ? सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ? सवाल ये भी खड़ा होता है। दरअसल यहाँ पर जो विश्लेषक है वो ये कहते हैं कि मायावती अपनी हार नहीं पचा पा रही। देखा जाए तो जमीनी स्तर पर हार मायावती की हुई है और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने प्रचार नहीं किया। उनकी पार्टी के कई सारे नेता चुनाव से कुछ दिन पहले ही पार्टी बदलते नजर आए, बागी हो गए और ऐसा ही यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने भी कौन सा प्रचार किया? अखिलेश, मायावती निकाय चुनाव छोड़कर कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने चले गए। अब हार के बाद सरकारी मशीनरी आ गया तो सवाल यहाँ पर जनता खड़े कर रही है कि इस बार प्रचार तो किया नहीं और आपको चाहिए था वोट। जब आप जनता के बीच ही नहीं जा रहे और वहीं योगी आदित्यनाथ 50 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं तो वोट किसे मिलेगा? आप खुद बताइए। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार वो पहले नेता बनकर उभरे 2019 के बाद से जिन्होंने बीजेपी को झटका दिया। जी हाँ, जहां एक तरफ 2019 में किसी तरीके से उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी गई, उद्धव के नेता बागी हो गए। लेकिन फिर उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कहीं ना कहीं बिहार एक ऐसा राज्य बना जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका मिला और वहां से विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस मिला कि बीजेपी को हराया जा सकता है, उनको नीचा दिखाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ के तेजस्वी का साथ दिया, वो भी महाराष्ट्र के हालात देखने के बाद, तो उनका बड़ा कदम बताया गया।
तो वहां से नीतीश कुमार की चर्चा खूब हुई और केजरीवाल की तारीफ इस वजह से हुई क्योंकि केजरीवाल बीजेपी की लहर, मोदी लहर के बावजूद भी दिल्ली में लगातार, जो कि दिल्ली की सत्ता पाना बहुत मुश्किल रहता है, कांग्रेस की सरकार थी, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर दिल्ली के कांग्रेस की सरकार के बाद आम आदमी पार्टी आई तो हर पार्टी को चर्चा मिली। लेकिन दूसरी तरफ मायावती का वोट परसेंटेज जितनी तेजी से इस बार निकाय चुनाव में गिरा है, इन बैठकों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये आगे की रणनीति बनाई जा रही है। अब लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी क्या है ये भी जान लीजिए। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मनमुटाव दूर कर आपस में मिलकर आगामी चुनाव को लेकर पूरे तन मन धन से काम पर जुट जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जनाधार को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है जिसका सामूहिक प्रयास पूरी मुस्तैदी व जी जान के साथ लगातार जारी रहना चाहिए। वहीं मायावती ने पार्टी संगठन में निचले स्तर तक सुधार किए जाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मायावती ने चुनाव आयोग से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, संविधान व कानून के खिलाफ धर्म का राजनीति में बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने की भी मांग की। मायावती ने चंदे को लेकर भी कुछ बातें करी। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी की कि अगर कांग्रेस समर्थन करेगी तो क्या मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाएंगी। दरअसल ये सवाल इस वजह से खड़ा होता है क्योंकि राहुल गांधी की तो सांसद सदस्यता गई भी है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिए हैं। केजरीवाल की बात करें तो 10 सालों में उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तक पहुंच गई है और उनको जब भी सर्वे में मौका मिलता है तो जनता उन्हें बहुत प्यार देती है कि प्रधानमंत्री पद में पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी के बाद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिनको आगे आना चाहिए। फिर उसके बाद नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, फिर कहीं जाकर 7वें 8वें नंबर पर मायावती का नाम सामने आता है। लेकिन मायावती को देखा जाए तो जमीनी स्तर की नेता है, कोई उनको विरासत में तो राजनीति इतनी आसानी से मिली नहीं है। उन्होंने कमाया है, गेस्ट हाउस कांड से लेकर ना जाने कितना कुछ झेला है। अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन करती है, मान लीजिए राहुल की सांसद सदस्यता नहीं मिलती और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो कांग्रेस के इससे पहले तो प्रधानमंत्री थे ही ना, पीएम मोदी से पहले मनमोहन सिंह थे। इस बार किसी विपक्षी दल को आए कर दो। अखिलेश यादव अभी यहाँ पर देखा जाए तो धीरे धीरे अपनी राजनीतिक मजबूत कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बसपा की पार्टी जानी जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस समर्थन कर देगी तो शायद कांग्रेस का समर्थन मायावती कर देगी और फिर कुछ बड़ा खेल हो जाए। तो इस पर आप अपनी राय रखिए कि एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना, दूसरी तरफ नीतीश इनकार कर चुके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से, राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई है, लेकिन अगर आप प्रियंका को आय कर देंगे तो ये तो नाइंसाफी होगी उन विपक्षी चेहरों के लिए जो कई सालों से मुख्यमंत्री बनकर सांसदों के तौर पर काम कर रहे हैं और साथ साथ विधायकों के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये सब अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन आप सबकी क्या राय है, जनता की यहाँ पर राय, जो सबकी राय होती है, जनता ही सबसे सब कुछ तय करती है कि किसको आगे करना चाहिए किसको नहीं। तो कांग्रेस को क्या मायावती का समर्थन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन अगर मिल जाए, क्योंकि अगर देखा जाए कांग्रेस भी दलित और मुस्लिम की राजनीति पर खेलती है, लेकिन दलित और मुस्लिम की राजनीति का सबसे बड़ी हुकूमत मायावती के पास है। लेकिन अगर कांग्रेस को बढ़ावा मिलेगा तो कांग्रेस तो वो वोट बैंक छीन लेगी जो मायावती नहीं चाहती, लेकिन अगर मायावती को कांग्रेस समर्थन करेगी तो शायद वो वोट बैंक और मजबूत हो जाए। तो इस बार अगर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तो क्या मायावती सबसे अच्छा कैंडिडेट है या इनके अलावा कोई और? आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।